हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार मेरे को ये रिक्वेस्ट किया कि एक टॉपिक है दैट्स कॉल्ड कॉम्पिटेंसी मैपिंग, तो आप प्लीज़ इसको पढ़ाओ, कि इस टॉपिक के बारे में पढ़ाओ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार हमें बुक्स में इतना डिटेल में मिलता नहीं है। तो आज के इस सेशन में हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग के मीनिंग, प्रोसेस और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी होता क्या है? तो कॉम्पिटेंसी इज योर एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और एफिशिएंटली। कोई भी चीज, कोई भी काम हम कर रहे हैं, हम उसको कितना अच्छा कर रहे हैं, कितनी सक्सेसफुली कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली कर रहे हैं, वही हमारी कॉम्पिटेंसीज बताता है। अगर किसी काम को करने में हम बहुत अच्छे हैं तो हम हमेशा कहते हैं दिस पर्सन इज वेरी कॉम्पिटेंट, मतलब वो उस काम को करने में काफी सक्षम है। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब यहाँ पे सक्षमता से हम डिफाइन कर सकते हैं इन हिंदी। Therefore, competency mapping क्या है? It is simply a process of matching your competence with the job role and or organization। यहाँ पर मतलब क्या है कि कॉम्पिटेंसी मैपिंग का जो ये पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस में हम करते क्या है, एक साइड पे एक पर्सन की कॉम्पिटेंस को देखते हैं कि उसका ओवरऑल कॉम्पिटेंस क्या है किसी काम को लेके, उसकी सक्षमता क्या है, और दूसरे साइड पे हमारे पास जॉब होता है, तो हम उसके जॉब को मैच कराते हैं कॉम्पिटेंसीज से कि किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें किस तरह की कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट है, और फिर उस पर्सन में अगर वो सेम कॉम्पिटेंस है तो हम उसको मैच कराने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग। इसको अगर हम और नटशेल में डिफाइन करें तो इट इज ऑल अबाउट मैचिंग पीपल टू अ जॉब रोल एंड हेंस इवन यूज्ड इन सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में इसको कहें तो एक तरह से एक तरफ पर्सन है, एक तरफ आपके लोग हैं, एक तरफ आपका जॉब है। जॉब में हमें कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, पर्सन के पास वो स्किल है, तो हम उसको मैप करने की कोशिश करते हैं। और जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं लोगों का, वहीं पर हम उनकी कॉम्पिटेंसीज देखने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर जॉब इन आवर हैंड। कॉम्पिटेंसी मैपिंग को अगर हम और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करें तो जितने भी एचआर के लोग हैं, एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर प्रोफेशनल्स हैं, उनका मेन काम क्या है? उनका काम है राइट जॉब टू राइट पर्सन। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर आप ये करने में फेल हो गए तो ऑब्वियसली ना तो वो पर्सन बहुत खुश होगा उस काम को करके, ना वो जॉब कभी सही तरीके से होगी। तो दैट इज द रीजन व्हाई हमें हमेशा सही पर्सन को सही काम पे लगाना है। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए, मतलब जॉब और पीपल का राइट मैच हो गया, तो ऑब्वियसली उससे परफॉर्मेंस भी इनहांस होगी, लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ेगा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली दिस कैन बी अचीव थ्रू कॉम्पिटेंसी मैपिंग। और कॉम्पिटेंसी मैपिंग अगर कर रहे हो आप, प्रोसेस को कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसको करना और आसान हो जाएगा और बेटर हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज एंड बिहेवियर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ स्पेसिफिक जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें क्या क्या चीजें देखनी है? हमें पर्सन के स्किल्स को देखना है, उसकी नॉलेज देखनी है, उसकी एबिलिटीज को देखना है, उसके बिहेवियर को देखना है, और इन सारी चीजों को हमें जॉब के साथ मैच कराना है इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी मैपिंग को हम कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल्स भी कहते हैं, स्किल्स प्रोफाइल्स भी कहते हैं, तो काफी नामों से ये जाना जाता है। बट लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस नाउ। तो इसका प्रोसेस कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। द स्टेज 1 इज, सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं? वी क्लासीफाई द कॉम्पिटेंसीज। अब जो ये यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होती है वो दो कैटेगरीज की होती है। वन इज कॉल्ड द फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, अदर इज कॉल्ड द बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज। हमें दोनों तरह की देखनी है। अभी आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा फंक्शनल और बिहेवियरल के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑल्दो डिफरेंट जॉब्स के पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से आपकी जो कैटेगरीज बनेगी वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। ब्रॉड कैटेगरीज फंक्शनल और बिहेवियरल है, बट इसके अलावा आप डिफरेंट जॉब्स के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशंस भी बना सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने की कोशिश कर रहा है तो वो एक कॉम्पिटेंसी बना सकता है, कैटेगरी ऑफ कॉम्पिटेंसी बना सकता है, जिसको हम कस्टमर सेंट्रिसिटी कहते हैं। So this can be a competency, this can be taken as a skill कि किसी पर्सन में कस्टमर सेंट्रिसिटी का स्किल है या नहीं है। Let's come down to the step 2। एक बार जब आपने step 1 कर लिया, उसके बाद आपको कॉम्पिटेंसीज को डिटेलिंग करनी है, कैटेगराइज करने के बाद। अब डिटेलिंग का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप कॉम्पिटेंसी को डिफाइन करो प्रॉपरली। अगर आप फंक्शनल की बात कर रहे हो या बिहेवियरल की बात कर रहे हो तो आपको उनको डिफाइन करना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि what exactly skill sets and abilities are required for a job। तो हम जॉब को जब भी इवैल्यूएट करते हैं, जॉब इवैल्यूएशन में भी, तो वहां से हमें यह पता चल जाता है किसी जॉब के लिए हमें कौन से स्किल्स चाहिए, और उसी हिसाब से उस स्किल्स और एबिलिटीज दोनों का हमें पता चल जाता है। तो इन दोनों का अगर आपको पता चल जाता है तो वहां से फिर ये कॉम्पिटेंसी मैपिंग को बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। एक ही एग्जांपल को हम सारे प्रोसेस में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सेल्स का प्रोफाइल ले रहे हैं कि किसी कंपनी में हमें किसी पर्सन के सेल्स प्रोफाइल पे हायर करना है, तो वहां पर उसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो क्या है? कन्विंस करना। अगर आपको सेल करना है तो आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, आपको उन्हें
बताना पड़ेगा कि आपके लिए ये प्रोडक्ट कैसे इंपॉर्टेंट है और तभी वो प्रोडक्ट बिक सकता है। अब यहां पर देखिए, अगर मैंने इसको फंक्शनल कॉम्पिटेंसी इसकी डिफाइन की तो फंक्शनल कॉम्पिटेंसी यहां क्या बन गया, इसको डिफाइन करते समय मैं क्या लिखूंगा, द एबिलिटी टू अचीव रिजल्ट्स बाय फोकसिंग ऑन फॉर्मुलेटिंग सेल्स ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आपको रिजल्ट्स को भी अचीव करना है इन टर्म्स ऑफ सेल्स और आपको अपने सेल्स के ऑब्जेक्टिव्स को भी बनाना है कि अगले क्वार्टर में हमारे सेल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो ये हमारे फंक्शनल कॉम्पिटेंसी को मैंने डिफाइन कर दिया, एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी कि सेल्स के पर्सनल के लिए हमें किस तरह की फंक्शनल कॉम्पिटेंसी चाहिए। इसके बाद जो हमारा स्टेज 3 है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग द बिहेवियरल इंडिकेटर्स। अब फंक्शनल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि फंक्शनल को हमने कैसे डिफाइन किया, अब बिहेवियरल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। अब जब भी आप कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क को बना रहे हो या कॉम्पिटेंसी मैपिंग को बना रहे हो तो आपको सेट ऑफ बिहेवियर भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन में किस तरह के सेट ऑफ बिहेवियर्स की रिक्वायरमेंट है फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। क्योंकि सिर्फ फंक्शनल यूटिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहेवियरल यूटिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। उसी सेम एग्जांपल को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम किसी भी पर्सन को ड्राइव फॉर सेल रिजल्ट्स के हिसाब से उसकी फंक्शनल यूटिलिटी बना रहे हैं तो उस पर्सन के अगर हम बिहेवियरल ट्रेट्स बनाएंगे तो वो कैसा होना चाहिए, एक तो वो पर्सन क्लियर होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें प्रोएक्टिवनेस होना चाहिए, इनिशिएटिव ले सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बिलीव करता हो, मॉनिटर कर सके अपने प्रोग्रेस को। इस तरह से आप उसके बिहेवियरल ट्रेट्स को डिफाइन कर देते हैं कि ओके फंक्शनल वाइज हमें क्या चाहिए, हमें क्या सेल्स के रिजल्ट्स निकालने हैं, लेकिन बिहेवियरल वाइज हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कम्युनिकेशन में अच्छा है, हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो प्रोएक्टिव है, जो इनिशिएटिव लेता हो, कन्विंसिंग स्किल्स रखता हो, नेगोशिएट कर सके। इस तरह के काफी सारे बिहेवियरल ट्रेट्स को आप प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं अपने कॉम्पिटेंसी मैपिंग में कि हमें बिहेवियरल डिस्क्रिप्शंस क्या चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन में। लेट्स कम डाउन टू स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है, हमें प्रोफिशिएंसी लेवल्स को डिसाइड करना है। अब प्रोफिशिएंसी लेवल क्या होता है अभी मैं समझाता हूं आपको कि अब हर डिपार्टमेंट में आपको एक पर्सन मिल जाए जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग करने में बिल्कुल चैंपियन हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, या सभी लोग इनफैक्ट कॉम्पिटेंसी मैपिंग नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि आपको हर जॉब रोल में, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे आपको कोई एक पर्सन चाहिए जो कि डिजायर्ड प्रोफिशिएंसी लेवल को डिफाइन कर पाए। डिजायर्ड प्रोफिशिएंसी लेवल अब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्ड डिजायर्ड यूज हो रहा है। अब डिजायर्ड का यहां पर क्या मतलब होता है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है कंपनी की आपके किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉइज के साथ। तो जब भी आप डीपीएल की बात कर रहे हैं, डीपीएल मतलब डिजायर्ड प्रोफिशिएंसी लेवल की बात कर रहे हो, दैट मींस यू आर बेसिकली रेटिंग द पीपल दैट हाउ वेल दे आर डूइंग। वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके प्रोफिशिएंसी लेवल्स को रेट डाउन कर रहे हो। रेट डाउन करने का यहाँ पे एग्जांपल लेके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेल्स वाले एग्जांपल में कोई पर्सन कितना अच्छा कर रहा है उसको मैं 1 से लेकर 5 तक के स्केल में रेटिंग दे सकता हूं और उस रेटिंग के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि 5 मतलब वो बहुत अच्छा कर रहा है, मैक्सिमम लेवल पे काम कर रहा है, और 1 मतलब वो मिनिमम लेवल पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी पर्सन को रेट कर सकते हो। जैसे ये वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं, वही सेम एग्जांपल यहां मैंने उसका जॉब प्रोफाइल लिख दिया, यहाँ उसकी फंक्शनल यूटिलिटी आ गई, ये उसका बिहेवियरल स्केल आ गया, और यहां मैंने उसकी रेटिंग दी है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, उसको 5 में से मैंने 3 मार्क्स दिए हैं कि ओके वो 3 लेवल पे कर रहा है। सो दैट इज योर स्टेप 4। तो आपको डीपीएल डिसाइड करके एक रेटिंग देनी है एक पर्टिकुलर पर्सन को, और वो एक पर्सन देगा, वो पर्सन देगा जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग को प्रॉपरली डिजाइन कर रहा है, क्योंकि वही बेस्ट पोजीशन पे है ये समझने के लिए कि उसने अपने जॉब नीड्स को पूरा किया या नहीं किया। देन स्टेप 4, अब ऑब्वियसली यहां तक तो हमने समझ लिया कि प्रोफिशिएंसी लेवल बना के एक रेटिंग देनी है, बट डेफिनेशन ऑफ प्रोफिशिएंसी लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन का मतलब क्या है कि आपने 1 2 3 4 5 पे रेटिंग करा दी, जहां आपने कहा 5 इज मैक्सिमम, 1 इज मिनिमम, लेकिन 2 3 4 का क्या मतलब है? यहां पे 2 क्या है, व्हाट इज 2, व्हाट इज 3, व्हाट इज 4? तो आपको वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने एक एग्जांपल से आपको समझा दिया। लेवल 1 मतलब 1 अगर किसी को स्कोर मिल रहा है मतलब वो निवॉइस है, मतलब ही इज वेरी वेरी स्ट्रगलिंग राइट नाउ, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास अभी इतनी कॉम्पिटेंसीज नहीं है। स्केल 2 पे क्या है, लर्नर है, अभी सीख रहा है, अभी वो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है अपनी गलतियों को सुधारने की। लेवल 3 पर वो प्रैक्टिशनर है, सीख चुका है, अंडरस्टैंड करता है और अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है कंसिस्टेंसी के साथ। लेवल 4 पर वो एक्सपर्ट है, मतलब वो पूरी तरह से समझ गया है प्रोसेस को, अप्लाई भी कर रहा है, ट्राई टू इनोवेट भी करने की कोशिश करता है डिफरेंट लेवल्स पे। और नंबर 5 पे मास्टर है, मतलब ही इज अ रोल मॉडल और वो कई लोगों को वो स्किल सिखा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड स्टेप 5 एंड दैट इज कॉल्ड डिफाइनिंग ऑफ प्रोफिशिएंसी लेवल। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग आपको स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 के बीच में इन 5 स्टेप्स में आप करते हो। अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं कि कॉम्पिटेंसी मैपिंग बेसिकली हमें कहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ती है दैट इज ऑन जॉब इवैल्यूएशन।
जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है हम सबको ये पता है ऑलरेडी, मैंने भी काफी इसके लेक्चर्स अपलोड किए हुए, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि आपको की स्किल्स को एनालाइज करना होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ऑब्वियसली जॉब इवैल्यूएशन अगर आपने प्रॉपरली की है तो वही डाटा आपका जो है वो कॉम्पिटेंसी मैपिंग में यूज हो जाता है। और अगर आपने कॉम्पिटेंसी मैपिंग पहले से की हुई है तो ऑब्वियसली वही पर्टिकुलर मैप जो है उसको आप जॉब इवैल्यूएशन में भी यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग जहां पर इसका बहुत यूज होता है इट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस अप्रेजल। वहां पे भी इसका काफी यूज होता है बिकॉज इस फ्रेमवर्क के बेसिस पर आप देख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने डिजायर्ड प्रोफिशिएंसी लेवल तक पहुंच पा रहा है या नहीं पा रहा। आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हो कि उसने आउट ऑफ 1 to 5 कैसा काम किया है, कितना अच्छा परफॉर्म किया, और अगर कोई गैप आ रहा है तो आप उसको फीडबैक भी दे सकते हो कि एक्सपेक्टेड लेवल क्या था और उसने एक्चुअली में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये दोनों चीजें अब यहाँ पे डिफाइन की जा सकती हैं। तो थर्ड जहां पर इसका काफी ज्यादा यूज होता है इट्स कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट ऑब्वियसली नए लोगों को अंदर लाने की का जो पूरा प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड रिक्रूटमेंट। वहां पर तो ऑब्वियसली ये बहुत काम आएगा क्योंकि कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क के बेसिस पे आपको पहले से ही पता है कि कौन से जॉब के लिए किस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, प्लस आपको ये भी पता है कि एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उनके स्किल सेट्स क्या है और उनका डीपीएल लेवल क्या है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको नए लोगों को हायर करने में आसानी होगी। प्लस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमें डीपीएल लेवल पे 1 नंबर वाले लोगों की जरूरत है, 2 नंबर वाले लोगों की जरूरत है, तो उस हिसाब से आपको रिक्रूटमेंट करने में काफी आसानी होगी। अगली जो एप्लीकेबिलिटी है दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान, जिसको हम कैरियर प्लानिंग भी कहते हैं। यहां पर भी कॉम्पिटेंसी मैपिंग बहुत आपकी हेल्प करता है बिकॉज आपको लोगों के स्किल सेट्स का पूरा पता चल जाता है, उनकी एबिलिटीज का पता चल जाता है, उनके नॉलेज का पता चल जाता है, वो किस तरह के जॉब्स को कर रहे हैं, उन पे उनका डीपीएल लेवल क्या चल रहा है ये भी आपको पता चल जाता है। तो उनके कैरियर के प्लान को बनाने में, उनके कैरियर स्टेजेस को डिफाइन करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। देन द नेक्स्ट वी हैव इज द लास्ट दैट इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है कि अभी जो लीडर है जब वो हटेगा तो अगला लीडर कौन बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कॉम्पिटेंसी मैपिंग का, ये इसमें बहुत हेल्प करता है बिकॉज कॉम्पिटेंसी मैपिंग के बेसिस पे आपको ये पता चल जाता है कि लीडरशिप रोल के लिए किस तरह के स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है, और फिर आप नए लीडर में जो पोटेंशियल लीडर होता है हमारा उसमें भी वही स्किल सेट डालने की कोशिश करते हो या उसमें वही स्किल सेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, उसमें उसका डीपीएल स्कोर भी काफी काम आता है। सो इन दिस वे competency mapping helps us in various fields of human resource management. I hope you understood this one. Thanks for watching. कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें so that more students can learn from it. Thanks for watching. We'll be meeting in the next lecture very soon.